नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाजर्नी में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयु के बारे में। जैसे कि मैंने आयु के बारे में 2 वीडियो ऑलरेडी डाल कर रखे हैं, एक कैंपस के रिलेटेड और एक मैंने डाला था मेरा जो आयु के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, जो एक रिव्यू है वो मैंने एक शेयर किया था। लेकिन आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिन्हें आयु में ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका है या जिन्होंने अभी अभी अपना स्टडी स्टार्ट किया है या जिन लोगों को आयु में स्टडी करना है। तो इस वीडियो में आप लोगों के ही क्वेश्चंस के मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पिछले कई वीडियो में, पिछले जो 2 वीडियो है उनमें पूछे थे, तो उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है जो पूछा गया था वो है कि बैड ऑन ए कैंपस जो है वो बेटर है क्या, बर्लिन के कैंपस के रिलेटेड। तो मैं बैड ऑन ए कैंपस तो गया नहीं हूँ, लेकिन जो भी मुझे एक्सपीरियंस आया है उसके रिलेटेड मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं प्रेफर करूँगा बर्लिन का कैंपस, क्योंकि बर्लिन एक मल्टी कल्चरल सिटी है जहाँ पे हर कल्चर के स्टूडेंट्स है, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा बैड होने से। ठीक है, एक और है फीस स्ट्रक्चर कैसा है, आयु का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो देखिए, आयु का जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू जाते हो, जैसे मैं अपग्रेड के थ्रू गया था, तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इंडिया से किया था। उसके लिए मैंने कुछ दो लाख रुपए कुछ तो पे किए थे फर्स्ट सेमेस्टर के। उसके बाद मैं आयु में जाने के बाद मेरा जो एक्चुअल 1 साल का जो फीस स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हुआ था। जैसे मुझे महीने का 670 यूरो ये पे करना रहता है। अभी भी मैं पे कर रहा हूँ, जब तक मेरा कोर्स चलेगा, जब तक मेरा डिग्री मुझे नहीं मिलता है तब तक मुझे वो 670 यूरो महीने का पे करना है। अभी फीस थोड़ा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो आपका जो मंथली पेमेंट है वो भी इंक्रीज़ हो गया है। उसके बाद और कुछ चीज़ें हैं जो हमें फ़ी में ऐड होती है, जैसे कि आपका सेमेस्टर टिकट हो गया जो 220 यूरो के आसपास जाता है 6 महीने का। और उसके बाद आपको एक स्टूडेंट यूनियन फ़ी भी पे करना पड़ता है 200-250 के करीब, 200-250 यूरो के करीब। और उसके बाद आपको पे करना है कैंपस फ़ी। जैसे आप कैंपस फ़ी पे करोगे 1000 यूरो का, मतलब कैंपस में आने का जो फ़ी है वो पे करोगे, वैसे उसके बाद आपको जो एक्चुअल ऑफर लेटर है वो मिलेगा, परमानेंट ऑफर लेटर। और वो ऑफर लेटर आप वीज़ा ऑफिसर को दिखा सकते हो कि मुझे ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। उसके पहले जो आपको ऑफर लेटर्स मिलते हैं वो कंडीशनल ऑफर लेटर्स रहते हैं, वो फाइनल ऑफर लेटर्स नहीं रहते हैं। जैसे ही आप फ़ी पे करोगे ऑन कैंपस की 1000 यूरो का, उसके बाद ही आपको परमानेंट जो फाइनल ऑफर लेटर है वो मिलेगा। मेरा दोनों एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। मैंने ऑनलाइन भी किया है, 6 महीना ऑनलाइन भी किया है और 1 साल अभी मैं ऑन कैंपस भी कर रहा हूँ। अभी मैं जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा कोर्स लगभग ख़त्म होने को है, मेरा अभी कुछ थीसिस ही बाकी है और 2 एग्ज़ाम का रिजल्ट आना बाकी है। तो वो ऑनलाइन भी हो सकता है, इसलिए मैं इंडिया आ गया हूँ और मेरा जो रूम है मैंने वो रेंट पे दे दिया है, सबलेट कर दिया है। तो ये है फ़ी स्ट्रक्चर। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि फ़ंड कितना रिक्वायर्ड है अगर आपको आयु में स्टडी करना है, या फिर बर्लिन में, जर्मनी में अगर आपको स्टडी करना है तो आपको कितने फ़ंड की ज़रूरत है। तो जो ब्लॉक अकाउंट है उसकी रिक्वायरमेंट है लगभग 11,000 यूरो, जो कि 10-10.5 लाख रुपए हो जाएंगी। वो हो गए 10-10.5 लाख रुपए। और उसके बाद आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ी कितनी होगी। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपने आयु चूज़ किया है तो मेरा 1 साल का जो पूरा फीस था वो 8,000 यूरो के आसपास था। अगर मैं एट ए टाइम एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करता हूँ तो उसमें वो 1000 यूरो का बेनिफिट भी देते थे रिड्यूस करके। लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्ट्रक्चर है उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं है, उन्होंने कुछ 1000 या फिर 2000 से जो फीस है वो इंक्रीज़ की है। तो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट हो गई और 1 साल का ये हो गया। मतलब आप कंसिडर कर सकते हो कि आपको 20 लाख रुपए तक 1 साल का जो फंड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और अब जो पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब से भी आप लगभग 700 से 800 यूरो महीने का कमा सकते हो। अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम में आप 1800-1900 ऐसे भी अर्न कर सकते हो। वो डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब कर रहे हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि वीज़ा प्रॉब्लम्स कुछ आते हैं क्या, अगर आयु में एडमिशन लिया है तो वीज़ा के कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं क्या, जैसे कि अपना वीज़ा रिजेक्ट हो गया कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी ये है, ये है, उसकी वजह से तुम्हारा वीज़ा रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने तो ऐसा कुछ केस सुना नहीं है। और स्टडी वीज़ा में बहुत ही रेयर केसेस में ही स्टूडेंट वीज़ा जो है वो रिजेक्ट होता है। अगर आपके पास फंड नहीं है, आपका ब्लॉक अकाउंट का कुछ इशू है, तो उस केस में ही आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बाकी तो स्टूडेंट वीज़ा में, स्टडी वीज़ा में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता।
उसके बाद एक क्वेश्चन था कि ब्रेक एंड वेकेशंस कैसे है। तो जो आयु का स्ट्रक्चर है वो जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि बहुत फ्लेक्सिबल है। उसमें अभी ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ट्राइमेस्टर, जो एक सेमेस्टर 6 महीने का, ट्राइमेस्टर उसमें भी उन्होंने डिवाइड करके रखा है 3-3 महीने का। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम चूज़ कर रहे हो, आपके क्लासेस कितने बाकी है, आपके एग्जाम्स कितने बाकी है, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसा मेरा अक्टूबर में एक सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, तो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये 3 महीने में मुझे सिर्फ 2 ही कोर्सेस असाइन हुए थे, क्योंकि मैंने मेरा जो पहला सेमेस्टर है ऑलरेडी वो पूरा क्लियर करके रखा था। तो मुझे 2 कोर्सेस मिले थे, जो 2 कोर्सेस मेरे 2 महीने में ख़त्म हो गए, तो फिर मुझे 1 महीने का गैप मिल गया। और अभी जो है दो सेमेस्टर के बीच में एक और ट्राइमेस्टर के बीच में मेरा जो दोस्त है वो अभी अभी आया है, तो उसको लगभग 1.5 महीने का गैप मिल गया। तो ऐसा हर ट्राइमेस्टर के बीच में आपको 1 महीना 1.5 महीना ऐसा गैप मिलता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो स्टडी है वो प्लान कर सकते हो। अभी एग्ज़ाम के बारे में जो ऑनलाइन रहते हैं या फिर ऑफलाइन रहते हैं, तो आप ऑन कैंपस जाकर भी, मतलब बर्लिन में जाकर भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने का, क्योंकि ऑन कैंपस अगर आपको एग्ज़ाम देनी है तो आपको एग्ज़ाम बुक करना होता है, वो डेट्स चेक करनी पड़ती है, अपने हिसाब से डेट्स नहीं मिलती, तो बेटर है कि ऑनलाइन ही दे दो। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैं आपको जो मेरा आयु का पोर्टल है, तो आयु के पोर्टल पे लेके जाता हूँ। उसमें आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा कि आपकी स्टडी कैसी रहेंगी, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपका पूरा कोर्स कैसे कैसे डेवलप हो जाएगा। तो चलिए आपको मैं आयु का जो मेरा पोर्टल है वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऐसा आयु का एक पोर्टल रहता है। जैसे आप एडमिशन लेते हो, एडमिशन लेने के बाद आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाते हैं, और जैसे ही आपकी एग्ज़ाम या फिर जैसे ही आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाता है, तब आपको ये इसका एक्सेस मिल जाता है। तो ये ऐसा एक इसका इंटरफेस है। तो इसमें देखिए ये इधर ऑप्शंस है, जहाँ पे डैशबोर्ड में अगर मैं जाता हूँ, तो डैशबोर्ड में मुझे ये मेरे जो एग्ज़ाम्स है, जो अभी मैंने एनरोल किए हैं, वो एग्ज़ाम्स का पूरा डिटेल रहेगा। अभी मेरे करंट कोर्सेस आप चेक कर सकते हो कि मेरा ये एक जर्मन लैंग्वेज का कोर्स, ये ऑप्शनल है, इसकी कोई ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं आप कि ये वाला ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एक IT आर्किटेक्चर मैनेजमेंट, तो ये मेरे सभी एनरोल कोर्सेस है, और इसमें से अभी मेरे ये 2 ही बाकी है। इसका ये IT आर्किटेक्चर का मेरा रिजल्ट आने का बाकी है, और ये जो ऑपरेशन एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का है, इसका मुझे एक केस स्टडी सबमिट करना है। अगर हम कंप्लीटेड कोर्सेस में जाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे सारे कंप्लीटेड कोर्सेस हैं। देखिए अभी ये जो यहाँ पे जो कोर्सेज दिखा रहे हैं कंप्लीटेड कोर्सेज में, ये मेरे सभी अब तक के जो कोर्सेज है जो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जैसे लीडरशिप हो गया या IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सभी जो कोर्सेज है ये मेरे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखो, जैसे ही आप अपना जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम स्टार्ट करते हो, तो आपको कोर्सेज के लिए एनरोल करना है। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, मतलब अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 5-6 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो 5-6 सब्जेक्ट को आपको एनरोल करना है उसके लिए। तो एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, स्टडी ऑर्गेनाइज़र में जाना है। स्टडी ऑर्गेनाइज़र में आप इलेक्टिव रजिस्ट्रेशन चूज़ करोगे, और जहाँ पे मैं अगर इलेक्टिव रजिस्ट्रेशन चूज़ करता हूँ, तो ये नया एक इंटरफेस यहाँ पे ओपन होता है। उसमें मुझे क्या करना है, जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एनरोल करना है। कोर्स बुकिंग जैसे यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए अभी ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है। देखिए, तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे ये इतने सब्जेक्ट्स थे जो मैंने ऑलरेडी पास किए हैं। अगर मैं यहाँ पे, ये मेरा अगर पहला अटेम्प्ट है, तो यहाँ पे मुझे एनरोल का ऑप्शन आएगा, स्टार्ट योर स्टडी या फिर एनरोल का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे उस पर क्लिक करके आप ये कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अभी ये ऐसा देखिए, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यहाँ पे जो ऑप्शन है, तो यहाँ पे एनरोल का ऑप्शन आता है। अब ये इसमें दिखा रहा है कि मेरा ऑलरेडी जो मुझे 6 फर्स्ट सेमेस्टर के 30 क्रेडिट्स है वो मेरे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखिए। तो मुझे वो अलाउ नहीं कर रहा है उसको रजिस्टर करने के लिए। अब ये दूसरे सेमेस्टर के 15 क्रेडिट्स हैं, तो दूसरे सेमेस्टर के 15 में से मेरे 10 क्रेडिट्स मुझे मिल चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट का मेरा पेंडिंग है, तो ये होने के बाद ये भी 15 क्लियर हो जाएंगे। अभी जो थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर पूरा का पूरा कैप्स्टन प्रोजेक्ट पे है, तो कैप्स्टन थीसिस जो है वो सबमिट करना है। तो मेरा जो अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो उसके मुझे 25 क्रेडिट्स रहेंगे। अभी उसके बाद है इलेक्टिव ए के। इलेक्टिव ए में आपको दो इलेक्टिव्स चूज़ करने हैं, तो उसमें 10 क्रेडिट्स हैं। तो उसका देखिए, मेरा एक इलेक्टिव्स का रिजल्ट आ चुका है जिसका मुझे 5 क्रेडिट मिल चुका है, और दूसरे इलेक्टिव्स का रिजल्ट मेरा आना बाकी है। ये देखिए, ये इसका रिजल्ट मेरा आ चुका है, ये पास हो गया, IT गवर्नेंस का। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड आर्किटेक्चर मैनेजमेंट का एक इलेक्टिव है जिसके 10 क्रेडिट है, इसके 5 और इसके 5। तो मेरा जो IT प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसका रिजल्ट आ चुका है, और ये IT आर्किटेक्चर का मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है, तो उसका रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी 1-2 वीक में। तो इसके 10 क्रेडिट हो गए। और इलेक्टिव बी नीचे है, तो इलेक्टिव बी में दो कोर्सेज रहेंगे,
एक ये इलेक्टिव हो गया पूरा, उसके अंडर ये 2 कोर्सेज, तो इसके ये 5-5 मुझे मिल चुके हैं। इलेक्टिव बी के 10 मुझे मिल चुके हैं। तो ये ऐसा ऑप्शन आता है, इस पे आपको एनरोल करना होता है। जैसे कि अभी ये देखिए, ये ऑप्शनल है सभी, तो इसमें ये यहाँ पे आप एनरोल करोगे और एनरोल करने के बाद आपको स्टार्ट भी करना है। जैसे आप एनरोल करते हो और उसके बाद जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के बाद फिर आपको आपका जो डैशबोर्ड है, वो डैशबोर्ड में करंट कोर्सेस में वो सब्जेक्ट, वो कोर्स ऐड हो जाता है यहाँ पे फिर। और अभी इसमें आपको एग्ज़ाम के लिए कैसे शेड्यूल करना है, तो अभी यहाँ पे जैसे ही आपने एनरोल कर दिया, आपने वो कोर्स स्टार्ट कर दिया, तो वो करंट कोर्स में आ जाएगा। तो करंट कोर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ये ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ से आप जो भी स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड कर सकते हो, कोर्स बुक हो गया। उसके बाद स्लाइड्स रहेंगी कुछ कोर्स से रिलेटेड, वो आप डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। और उसके बाद देखिए आप यहाँ पे स्टडी, ये ऑनलाइन टेस्ट एंड इवैल्यूएशन का ऑप्शन है। तो ये ऑनलाइन टेस्ट एंड इवैल्यूएशन में आपको ये पहले ऑनलाइन टेस्ट देने रहते हैं, यूनिट टेस्ट। जैसे ही आप ये यूनिट टेस्ट पूरी कंप्लीट कर देते हो, उसके बाद ये कोर्स इवैल्यूएशन है, ये कोर्स इवैल्यूएशन को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आप एक के लिए रजिस्टर कर सकते हो। उसके बाद मतलब आप एग्जाम दे सकते हो। आप एक एग्जाम शेड्यूल कर लो, उसके बाद आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आपको चूज़ करना है, उसके बाद आप वो एग्ज़ाम दे सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि टीचर ने आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद ही आप एग्ज़ाम दोगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल करोगे, एग्ज़ाम कोर्स अपना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद अगले ही दिन आप एग्ज़ाम शेड्यूल भी कर सकते हो। तो बहुत सिंपल है कि आपको आपका जो स्टडी है वो आप जो आपका शेड्यूल है उससे पहले भी ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका 1 साल का कोर्स है तो आप 6 महीने में भी अपना कोर्स ख़त्म कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप ये ऑनलाइन टेस्ट देते हो, ये यूनिट टेस्ट और ये कोर्स इवैल्यूएशन कंपलसरी है। ये कंप्लीट किए बिना आप एग्जाम शेड्यूल नहीं कर सकते। यूनिट टेस्ट में क्या रहता है, यूनिट टेस्ट में सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं जैसे ये, और आप इसमें कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें फेल होने का या फिर मार्किंग का कुछ ये नहीं है। जस्ट ये एक आपको यूनिट टेस्ट पास करना है कितने भी अटेम्प्ट देकर। तो ये ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, और इसके आपको करेक्ट आंसर देके एक यूनिट टेस्ट कंप्लीट करके, पूरे यूनिट टेस्ट जब आप कंप्लीट करोगे उसके बाद कोर्स इवैल्यूएशन दोगे, उसके बाद आप एग्ज़ाम शेड्यूल कर सकते हो। अभी एग्ज़ाम शेड्यूल करने के लिए आप यहाँ पे अपनी एग्जामिनेशन में जाओगे, एक्सेस टू योर एग्ज़ाम में जाओगे, और जैसे ही आप अपनी यूनिट टेस्ट और कोर्स इवैल्यूएशन खत्म करते हो तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के इसमें आपको वो एग्ज़ाम दिख जाती है। ये ऐसे यहाँ पे आता है और यहाँ पे फिर ऑप्शन आ जाएगा कि शेड्यूल योर एग्ज़ाम का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम शेड्यूल करने के बाद एक दूसरा इंटरफेस ओपन होता है जिसमें आप डेट सिलेक्ट करते हो, टाइम सिलेक्ट करते हो जब आपको एग्ज़ाम देनी है। जैसे ही आपकी एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएंगी, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है तब आप ये एनरोल्ड एग्जामिनेशन में जाओगे, और एनरोल्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम आपने एनरोल किया है, जो भी एग्ज़ाम आपने सेट किया है डेट, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप वो एग्ज़ाम को फिर एक्सेस कर सको। तो ये एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम अभी जो फाइनल एग्ज़ाम मतलब जो ये यूनिट टेस्ट होने के बाद जो एग्ज़ाम होती है, एक्चुअल एग्ज़ाम, उसमें 18 क्वेश्चंस रहते हैं। उसमें 18 में से 14 जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मल्टीपल चॉइस रहते हैं, जिसके हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स आपको मिलते हैं। उसके बाद 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 6-6 मार्क्स वाले, और 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 18-18 मार्क्स वाले। उसके बाद जैसे ही आप फिर कैंपस में रजिस्टर हो जाओगे, कैंपस में रजिस्टर होने के बाद यहाँ पे अपना आपको कैलेंडर में आप चेक कर सकते हो कि आपकी क्लासेस कब है। यहाँ पे दिख सकता है आपको ये मंथ में कब कब क्लासेस है, क्या क्या इवेंट्स है, ये सब आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपना कैलेंडर भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो फाइनल है मतलब जो थीसिस के लिए आपको रहता है, तो थीसिस के लिए आपको मेरा 90 ECTS का प्रोग्राम है, तो मुझे 90 ECTS के प्रोग्राम में 50 ECTS मेरे अकाउंट में होना चाहिए। मतलब मैंने उतने एग्जाम्स क्लियर करने चाहिए, तब मैं थीसिस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो थीसिस के लिए अप्लाई करने के लिए थीसिस का पहले तो आपको एक्सपोजे बनाना पड़ता है, एक रिक्वेस्ट ट्यूटर को दिखाने के लिए। कोई एक ट्यूटर चूज़ करो, एक एक्सपोजे बनाओ, उसको वो भेजो कि मैं ये टॉपिक चूज़ किया है, इस टॉपिक में मैं इन चीज़ों पे डिस्कस करने वाला हूँ। तब वो ट्यूटर आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव करेगा। आप एक एग्रीमेंट फॉर्म रहता है, वो एग्रीमेंट फॉर्म साइन करके आपको वो फॉर्म फिर ट्यूटर को भेजना है, वो ट्यूटर भी वो फॉर्म साइन करेगा। उसके बाद अपना आप वो थीसिस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। वो फॉर्म आपको फिर ये जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट है, ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट में आपको वो फॉर्म अपलोड करना है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, जैसे मैंने ये किया है। देखिए यहाँ पे अभी एप्लीकेशन मैंने थीसिस के लिए किया है। एप्लीकेशन अंडर रिव्यू है मेरा अभी, थीसिस एप्लीकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये मैंने एप्लीकेशन भेजा है यहाँ पे।
ये एप्लीकेशन में मैंने मेंशन किया है कि मेरा डिटेल्स क्या है, कौन सा कोर्स है और मेरा टॉपिक वगैरह क्या रहेगा। तो ये सभी चीज़ें अभी मैंने ये अप्लाई किया है। इसके बाद उसका मुझे अप्रूवल आएगा और अप्रूवल आने के बाद मैं अपना जो थीसिस चालू है वो कंटिन्यू करके फिर बाद में मैं वो थीसिस सबमिट करूँगा। तो ऐसा ये पोर्टल है। इसके आप यहाँ पे लर्निंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये आयु का जो ऑनलाइन लाइब्रेरी है उसका भी एक्सेस आपको मिल जाता है। आप जर्मन लैंग्वेज के भी एक कोर्स है उसको भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा इतना इजी नहीं है समझने को। उससे बेहतर रहेगा कि बाकी कुछ पोर्टल से आप अगर करते हो तो वो थोड़ा और ये रहेगा। तो ये थे आप लोगों के कुछ डाउट्स एग्ज़ाम के रिलेटेड, और बाकी भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के। एक दो क्वेश्चंस मेरे जो मे बी छूट गए हैं। एक क्वेश्चन अभी और है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है या नहीं अगर आयु में स्टडी करते हैं तो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। जो भी 1.5 साल का है और उसके बाद अभी कुछ अगर चेंजेस आए उसमें तो वो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलता है। इससे भी और अगर आपके आयु के रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं मोस्टली हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, और मोस्टली नहीं तो मैं कंफर्म हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। अगर मुझे कोई कॉल भी करता है तो मैं डेफिनेटली उसको टाइम देता हूँ और उसके सभी जो डाउट्स है वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।